हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह। आज आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, उत्प्रेरण के सिद्धांत। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने उत्प्रेरण के बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं कि उत्प्रेरण के सिद्धांत क्या है, उत्प्रेरण की क्रियाविधि किस तरीके से हो रही है, ये चीज़ आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो हमारी हेडिंग है उत्प्रेरण के सिद्धांत। देखो, उत्प्रेरण की घटना को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए गए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। जिनमें से कुछ क्या है, प्रमुख हैं। जैसे कि सबसे पहला है आपका माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। सेकंड वन है आपका अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत। और थर्ड वन है आपका आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। ठीक, ये तीन सिद्धांत हैं जो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में इन तीनों के बारे में बातचीत कर रखी है। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है जैसा कि आपको माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, जो पहला वाला है हमारा माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, इसमें कोई माध्यमिक यौगिक बनेगा और उसके आधार पर हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि उत्प्रेरण की घटना किस प्रकार से हो रही है। दूसरा है अधिशोषण सिद्धांत। तो इसमें भी आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है नाम से कि यहाँ पर किसी पृष्ठ पर आकर कोई दूसरा पदार्थ क्या होगा, अधिशोषित होगा और उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उत्प्रेरण की घटना को समझाएंगे। और तीसरा है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। तो आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत में क्या किया गया, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर दिया गया, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला दिया गया और इसको मिलाकर जो सिद्धांत दिया गया उसे हमने क्या नाम दे दिया बेटा, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। तो आपसे यही पूछा जाएगा आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत आधारित है ऑप्शन ए माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पर, ऑप्शन बी अधिशोषण सिद्धांत पर, ऑप्शन सी माध्यमिक यौगिक सिद्धांत व अधिशोषण सिद्धांत पर। तो आपका ऑप्शन सी सही जाएगा, माध्यमिक यौगिक व अधिशोषण सिद्धांत पर। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इन दोनों सिद्धांतों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, मिक्स कर दिया, तब एक थ्योरी दी गई जो कि आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत में पढ़ाई जाती है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि हम लोग कितने सिद्धांतों की बात करेंगे, तीन सिद्धांतों की। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। आइए, नाम से पता चल रहा है किसी माध्यमिक यौगिक का यहाँ पर क्या होने वाला है, निर्माण होने वाला है। ठीक, तो एक रिएक्शन लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। जैसे आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन NO की उपस्थिति में क्रिया करके दे रहा है SO3 और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी कितने से मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, 2 से। ठीक, चलो इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, उसे समझते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से हो रही होगी और कैसे उत्प्रेरक अपक्रिया की दर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है और यहाँ पे उत्प्रेरण किस प्रकार से हो रहा है। तो उत्प्रेरक कौन है बेटा, NO। तो देखिए NO क्या करता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये O2 के साथ क्या करता है, क्रिया करता है और क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है। तो क्रियाविधि मैकेनिज्म हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, NO प्लस O2 क्रिया करके क्या बना लेंगे बेटा, NO2। ठीक, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के कितने बेटा, 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए और 2 दूनी 4। जो यह बना, ये क्या बना बेटा आपका, माध्यमिक यौगिक। क्या बना बेटा, ये माध्यमिक यौगिक। जो ये माध्यमिक यौगिक बनके तैयार हुआ है, यही माध्यमिक यौगिक क्या करेगा, किसी दूसरे अभिकर्मक से क्रिया कर लेगा। जैसे यह अभिकर्मक है आपका एक SO2 और एक अभिकर्मक क्या है, O2। तो यहाँ पर NO किसके साथ क्रिया कर गया, O2 के साथ, इस अभिकर्मक के साथ क्रिया कर चुका है। तो जो माध्यमिक यौगिक बनेगा वह बचे हुए अभिकर्मक के साथ में क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो NO2 प्लस SO2 माध्यमिक यौगिक किसके साथ क्रिया करा, दूसरे विकर्मक के साथ। अगर इस अभिकर्मक को आप A कह रहे हो और ये विकर्मक क्या है, B, तो B के साथ क्रिया पहले हो चुकी थी, अब किसके साथ क्रिया कर रहा है, वो A के साथ। ठीक है, तो NO2 SO2 के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा बेटा, SO3 जो कि उत्पाद है और प्लस NO
उत्प्रेरक पुनः मूल अवस्था में प्राप्त हो जाएगा और ये आपका उत्प्रेरक NO प्राप्त हो गया। ठीक, तो आप समझ गए यहाँ पर कि माध्यमिक यौगिक का निर्माण हुआ और उसने क्या करा, दूसरे विक्रमक से क्रिया करी और फिर उत्पाद में परिवर्तित हो गया, उत्प्रेरक आपको पुनः प्राप्त हो गया। तो यह था आपका माध्यमिक यौगिक सिद्धांत और मुझे लगता है कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो एग्जाम में हमको किस तरीके से इसकी थ्योरी लिख कर आनी है तो वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ और आप लोग उसे लिख कर आओगे। इस उदाहरण को आप क्या कर दोगे, वहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बोर्ड में इसे हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। चलिए देखिए बोर्ड में आपको किस तरीके से लिख के आना है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है बेटा किसी भी एग्जाम में कि किसने दिया, तो आपको याद रखना है क्लीमेंट व डेसार्म ने दिया, क्लीमेंट व डेसार्म ने दिया। तो ये दोनों नाम याद रख लोगे, क्लीमेंट और डेसार्म। ठीक, तो अगला पॉइंट आपसे फिर क्या पूछेगा कि भाई जो आपका माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है वह किस प्रकार के उत्पीड़न की व्याख्या करने में सफल रहा। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने जो रिएक्शन लिखी थी बेटा वो ये वाली लिखी थी, SO2 प्लस O2 किसकी उपस्थिति में, NO की उपस्थिति में दे रहा है SO3। तो देखो ये गैसीय अवस्था में है अभिकारक दोनों और उसके साथ साथ उत्प्रेरक भी कैसी अवस्था में बेटा, गैसीय में। तो इसका मतलब जब दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो, उत्प्रेरक और अभिकारक की, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण। तो यह जो सिद्धांत था समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करने में क्या रहा था, सफल रहा था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यह उत्प्रेरक किस प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या करने में सफल रहा, तो आप क्या याद रखोगे, समांगी उत्प्रेरण। ठीक, तो अगला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया, क्या लिखना है, यह सिद्धांत मुख्य रूप से समांगी उत्प्रेरण को समझाता है। अब जैसा कि हमने अभी देखा था एग्जाम्पल में कि किस तरीके से हो रहा था वहाँ पर, उसी को हमने यहाँ पे शब्दों में लिख दिया। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक एक अभिकर्मक जिसे आप लोग क्या कह सकते हो, ए कह सकते हो, एक अभिकर्मक ए से क्रिया करता है, ए से जुड़कर मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। क्या बनाता है बेटा, मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। यह मध्यवर्ती यौगिक जो मध्यवर्ती यौगिक बनाता है वह दूसरे अभिकर्मक, जो दूसरा अभिकर्मक है बी, उससे क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, से क्रिया करके उत्पाद व उत्प्रेरक को उसकी मूल अवस्था में पुनः उत्पन्न करता है। क्लियर है पॉइंट, पुनः उत्पन्न कर देता है। अगला जो आपको पॉइंट याद रखना है, नोट करके ये याद रखना है कि किस तरीके से इसने हमारी क्रिया की दर को बढ़ाया। देखो इस प्रकार अभिकर्मक सीधे एक दूसरे से नहीं जुड़े, ए और बी डायरेक्ट। वास्तव में ये उत्प्रेरक के द्वारा, वास्तव में किसके द्वारा बेटा, उत्प्रेरक के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। उत्प्रेरक इनको जोड़ता है एक दूसरे से, डायरेक्ट नहीं जुड़े थे, जो कि दूसरा पथ उपलब्ध कराता है जिसमें कि सक्रियण ऊर्जा कम लगती है। अगर ए और बी परस्पर जुड़ते भी तो यहाँ पर जो ऊर्जा हमें देनी पड़ती है वो ज़्यादा देनी पड़ती है ना। तो ऊर्जा जब ज़्यादा देनी पड़ती है तो उस पथ पे ये जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ए और बी को जब हम लोग उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं और जोड़ते हैं, आपस में संयोग कराते हैं, तो यहाँ पर ऊर्जा क्या हो रही है, कम खर्च हो रही है और तेजी से ये क्रिया क्या होने लगती है। तो मुझे लग रहा है कि बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी किस तरीके से माध्यमिक यौगिक सिद्धांत की थ्योरी आपको एग्जाम में लिखकर आनी है। तो आप लोग इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप बोर्ड में से लिख पाओ। अब देखिए इधर ध्यान से, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ मैं आपको छोटा सा माध्यमिक यौगिक सिद्धांत का। जैसे अगर आपको बोर्ड में जो लिख के आना है वो तो लिख के आना है SO2 और O2 वाला, ठीक है। उसके साथ साथ A और B के टर्म्स में भी आप लिख के आ सकते हो। मान लेते हैं हम लोग कोई हमारे पास अभिकर्मक है A और ये B के साथ क्रिया करना चाहता है और C की उपस्थिति में क्रिया करके ये क्या कर रहा है, A भी दे रहा है। तो इसकी जब हम लोग क्रिया विधि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, पहले A किसके साथ क्रिया कर गया, C के साथ, कैटेलिस्ट के साथ, और क्या बन गया, AC बन गया हमारा माध्यमिक यौगिक, और माध्यमिक यौगिक फिर किसके साथ क्रिया करेगा बेटा, अभिकर्मक B के साथ। तो AC प्लस B ये आपस में क्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे, AB क्या बन गया बेटा मेरा, उत्पाद, और उत्प्रेरक पुनः मूल अवस्था में आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो शादी विवाह होते हैं ना, तो शादी विवाह जब होते हैं तो दो फैमिलीज आपस में एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो उन्हें जोड़ने के लिए बीच में किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, एक होता है बिचौलिया, जिसे कहते हैं मीडिएटर। क्या कहते हैं बेटा, मीडिएटर। वो मीडिएटर उन दोनों फैमिलियों को जोड़ता है और उसके ऐसा एक पथ उपलब्ध करता है। जैसे आपने देखा हो जनरली कि लड़का वाला क्या होता है, बहुत डिमांड रखता है कि भाई इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए। लड़की वाला क्या सोचता है, कम से कम लगाऊं। लड़का वाला चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए।
तो वो क्या करेगा उत्प्रेरक, बताओ? वो एक ऐसा मीडियम पाथ निकाल के लाएगा, एक ऐसा पथ निकाल के लाएगा जहाँ पर उन दोनों की बात एक दूसरे से क्या हो जाए, मिल जाए, एक दूसरे को समझ लें और कहें कि हाँ भाई हम एग्री हैं। ना तो लड़की वाला ये चाहेगा कभी भी कि हम कितना भी पैसा दे दें, और लड़का वाला कभी ये नहीं चाहेगा मुझे कम से कम मिले। तो बीच का रास्ता निकाल के लाएगा कौन? उत्प्रेरक, या फिर हम लोग जिसे कह रहे हैं मीडिएटर। तो मीडिएटर का काम यही है, इसीलिए इसको सिद्धांत को हमने क्या नाम दे दिया? माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। इसमें माध्यमिक जो यौगिक बनना उसका बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए इसको नाम दिया गया माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। और मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू।